Yes, sir. Jawad, sorry for the delay, but the thing is we are going to start next chapter right now. तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या कहा था, कोई एक्टिविटी कही थी, कोई टास्क दिया था आपको लास्ट क्लास में? सर वो चैप्टर 1 स्टडी करने के लिए कहा था। पूरा ठीक है? यस सर। और उसके अलावा तो सर कुछ नहीं था। उसके अलावा नहीं करता। अच्छा, तो चैप्टर 1 आपको, हाँ मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 दिया था, तो आपको कहा था कि ये आप लोगों ने गो थ्रू करके आना है। और चैप्टर 2 और जब हम ये इस पे जब चैप्टर 1 आप गो थ्रू करोगे तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारी डिस्कशन हो गई थी या नहीं हुई थी? नो सर, डिस्कशन नहीं हुई थी उस पे। अच्छा, तो इसका मतलब है आज हमने डिस्कशन करनी है और स्टूडेंट्स की क्यूरीज को टेक अप करना है, ठीक है? यस ऐसा ही है। लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था कि हमारा जी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक दिन या उस वीक पहले का आपको बता दिया करूंगा, आपने वो पढ़कर आना है और नेक्स्ट वीक हम उस पे डिस्कशन करेंगे। यस सर। तो जी चैप्टर 1 में आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ इस वक्त। आई एम गोइंग टू शेयर चैप्टर 1 विद यू राइट नाउ थ्रू projection. Okay. जी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और ऑनलाइन? We have 23 students. जी स्टार्ट करें? Should we start? Should we proceed further? Yes sir. Remaining will join in few minutes. Okay. अच्छा जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। That point we are going to start from this slide number 10. अच्छा जी, स्लाइड नंबर 10 है जी डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो बड़ा इजी और कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब एक डेफिनेशन ही लिखी हुई है, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर स्लाइड नंबर 10 और 11। मतलब किसी कोई बच्चा जो डेफिनेशन से इत्तेफाक नहीं कर रहा वो बता सकता है, उसको थोड़ी सी मैं डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द क्लास हैव एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ समझ नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी क्यूरी है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर फौरन से वो कह सकते हैं, वरना मैं आगे प्रोसीड करूंगा। जी क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर जवाब मैं या तो आपसे पूछूंगा या मैं जीआर से पूछूंगा। ठीक है, यही दो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड करेगा तभी मैं आगे उसको टेकअप करूंगा, वरना मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे गो हेड देंगे तब मैं उसको आगे स्टार्ट उसको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके आऊंगा। तो अभी तक मुझे बताएं 10 और 11, बाकी क्लास को भी कोई अगर इशू होगा तो वो फौरन से फोन करें। ठीक है जी, तो 10 और 11 में कोई इशू नहीं। अब आ जाते हैं 12 स्लाइड नंबर। इस स्लाइड में एनी स्टूडेंट हैविंग क्वेश्चन और क्वेरी रिगार्डिंग स्लाइड नंबर 12। अच्छा, 10 और 11 में उसने डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर की बताई और 12 नंबर स्लाइड के अंदर इसके अंदर वो बता रहा है कि एंटरप्रेन्योर का पूरी दुनिया के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को या एक एंटरप्रेन्योर को एज एन ग्लोबली किस तरह देखा जाता है,
इस स्लाइड के अंदर वो एंटरप्रेन्योर की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर मैं चंद बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आपको एक जेनेरिक काइंड ऑफ स्नैपशॉट दे रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी इम्पोर्टेंस है या एंटरप्रेन्योर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो सेकंड लास्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसकी अगर नहीं समझ लगी तो बताएं। जी जवाब। सर ओके, इसमें मोस्टली वो पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल टाइप, उसमें इतना इशू नहीं था। यस सर। कोई और बच्चा, सारे बच्चों को क्लियर है? मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गोइंग टू रिपीट इट अगेन। इफ एनी वन ऑफ द स्टूडेंट हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग द स्लाइड दैट आई एम मेंशनिंग इन माय क्लासेस periodically, मैं जिन स्लाइड्स के ऊपर गुजर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनके अंदर किसी भी स्लाइड के अंदर कोई भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, किसी बच्चे को किसी किस्म का इशू है, इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी इशू प्लीज रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। ओके, स्लाइड नंबर 14 सॉरी। अच्छा, ये उसी का ही जो पिछली स्लाइड नंबर 12 के अंदर इंपॉर्टेंस बता रहा, तो इसके अंदर स्लाइड नंबर 14 में अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का इंडेक्स बता रहा है कि एक्टिविटी कितनी ज़्यादा, एक एक्टिविटी होती है मतलब एक साल के अंदर नए स्टार्टअप्स कितने हुए एक कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये जो एवरेज है ना, ये इंडेक्स है, ये हर साल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल 2020 का फॉर द पर्टिकुलर कंट्री इंडेक्स सपोज करें 18 निकल है किसी XYZ कंट्री का, तो हो सकता है 2021 के अंदर उसी कंट्री का इंडेक्स 15 निकले, 50% निकले, 2022 में उसी कंट्री का 12% निकले। ठीक है, तो हर ईयर का इंडेक्स चेंज हो रहा है। और पिछली स्लाइड के अंदर कह रहा है कि ये जो इंडेक्स है, हमने ये नोट कर रहे हैं कि जो लोअर पुअर कंट्रीज हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। उस पे रीज़न क्यों ज़्यादा होती है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज क्योंकि उधर जो है लो इनकम कंट्रीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही होती है, लोगों ने उसे यूटिलाइज नहीं किया होता। मार्केट के अंदर सैचुरेशन ही आ जाती, मार्केट मैच्योर नहीं हुई होती। तो फॉर दैट पर्पस अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन दोज कंट्रीज, वहाँ ग्रीन फील्ड्स हैं। पुअर कंट्रीज के अंदर सही तरह उस पर वर्किंग नहीं हुई, तो इसलिए वहाँ लो इनकम कंट्रीज के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्टार्टअप भी वहाँ ज़्यादा हो रही होती है। तो ये होगी जी स्लाइड नंबर 14। उसके बाद है जी स्लाइड नंबर 15 के अंदर एंटरप्रेन्योरियल ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, यही जो पिछली स्लाइड 12 स्लाइड के अंदर उससे रिलेटेड आगे बता रहा है कि उसके उस जो GEM है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, उसकी कुछ रिपोर्ट आई है, यानी एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा है कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ें पाई गई हैं कि मैन जो हैं वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं फीमेल से बिजनेस स्टार्ट करने में। ठीक है, ज़्यादा पैसे जो फैमिली मेम्बर्स देते हैं, और जो एज है वो राउंड अबाउट लगभग 25 to 44 की होती है। एक जनरल ट्रेंड बता रहा है आपको। नेक्स्ट स्लाइड 16, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। Here comes slide number 17. This is relatively a new topic here. So इस स्लाइड के अंदर बताएं, 17 स्लाइड के अंदर 17 and 18 स्लाइड जी, दोनों बोथ स्लाइड्स आर इंटरलिंक। तो बताएं यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का। तो 17 और 18 स्लाइड के अंदर एनी इशू? जी जवाब। सर स्लाइड नंबर 18 एग्जांपल्स के साथ डिस्कस जी जी यस, इस कॉन्सेप्ट को। यस सर। सर स्लाइड नंबर 18 एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स एंड कंजर्वेटिव फर्म्स। अच्छा, एक चीज बता दे, स्लाइड नंबर 17 की समझ लगी है?
नो सर इसीलिए तो एग्जांपल्स का कह रहा हूँ, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, मैं आपको क्या नाम था आपका? आप कौन स्टूडेंट कौन बोल सर रहे हैं? नासिर। मुझे पता नहीं। अच्छा नासिर बेटा, मेरी बात सुने। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप गौर से सुने। अगर मैं नासिर से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है नासिर के साथ साथ बाकी बच्चों के साथ भी मेरी वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रही है, तो बाकी बच्चे भी सुन ले। नासिर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि इंस्टेड ऑफ कंपनीज रियलाइज दैट कि हम जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते हैं, कंपनी के ओनर जो है उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आ चुका है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब उस कंपनी के अंदर अगर काम, ये अब हम नई कंपनी की बात नहीं कर रही है, हम एग्जिस्टिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी कंपनीज जो कि एस्टेब्लिश कंपनीज हैं। अगर एस्टेब्लिश कंपनीज के अंदर उस कंपनी के जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जो बॉस है, अगर वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को ना समझेगा, अगर नहीं समझेगा तो उसके लिए आगे लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज हैं जो उसकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, दोज आर द एसेट्स ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, और अगर सपोज करें वो उसकी कंपनी को छोड़ जाएंगे, ठीक है, वो उसकी कंपनी का छोड़ गए तो उसकी कंपनी के अंदर वो एसेट है वो चला गया, तो वो इसका मतलब है इस कंपनी सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकती। तो कंपनी को ये समझना चाहिए अगर ये हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो हमारे लिए एसेट है तो हमें इनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। हमें हमारा एम्प्लॉयज बॉर्डम में नहीं आना चाहिए, हमारा एम्प्लॉय फटीग में नहीं आना चाहिए। अगर हमारा एम्प्लॉय को वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, तो हो सकता है वो अपने स्किल्स के जरिए कोई नया स्टार्टअप क्रिएट कर ले, हमारी कंपनी को रिजाइन कर दे। ठीक है जी, तो इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग अवर कंपनी और गोइंग फ्रॉम अवर कंपनी, जो आपका ओनर होगा, जो आपका कंपनी का जो ओनर होगा, वो इस चीज को समझेगा और वो अपने एम्प्लॉयज को, जो हाई एंड एम्प्लॉयज हैं, जो एसेट्स हैं कंपनी के, उनको अपॉर्चुनिटीज देगा, उन्हें फ्री हैंड देगा, उन्हें एक इनोवेशन करने की, एक रिस्क टेकिंग की अप्रोच देगा, कि यानी उनके हाथ, उनके फ्रीडम देगा, किसी भी किस्म की उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा और उनको कहेगा कि आपके लिए ये फ्री हैंड है, आपके लिए प्लेइंग फील्ड है। जिस तरह आपने अपना बिजनेस बाहर जाके परफॉर्म करना है या स्टार्ट करना है, उसी तरह ये कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन पे रहते हुए आप पे फ्री हैंड दे दिया हुआ है। यू कैन स्टार्ट, यू कैन डाइवेस्ट इन एनी एरिया। आप किसी भी एरिया के अंदर जो आप अकाउंटेबल हैं, आपने इसको फुलफिल करना है, यानी वो रूटीन नहीं फॉलो करनी जो कि कंपनी की एक लिमिटेड जो रूटीन होती है, आपने इसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे ये आपका अपना हाई एंड बिजनेस है और आपने इसमें ग्रोथ करनी है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के लिए विन विन सिचुएशन होगी कि अगर वो मेहनत करेगा उसका भी फायदा होगा, कंपनी उसे बेनिफिट भी देगी, ठीक है, और एक्नॉलेज भी करेगी, तो एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों का फायदा होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट की समझ लगी है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। यस सर। समझ लगी है ना? यस सर। किस तरह वो कंपनी के ओनर जो है उनको रियलाइज होना चाहिए कि अब दुनिया के अंदर चेंज हो गई है। कोई भी पर्सन जो है, अगर उसके पास हाई एंड स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, तो वो, अगर आपके पास सपोज करें ना, आपके पास स्किल्स होंगी, तो आप बजाय ये कि कंपनी को आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपको 40-50 हजार के अंदर आपको सैलरी मिलती है, लेकिन आप लाखों का काम करके दे रहे हैं, तो कंपनी इस चीज को भी समझती है। तो कंपनी फिर क्या करेगी कि कंपनी के ओनर ये इस चीज को समझे कि हमारा ये एम्प्लॉय हमारे लिए एसेट है, तो ये कल को कहीं और भी स्टार्ट कर सकता है, कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, तो इसको हमने खोना नहीं है। तो फिर उसके लिए वो उसी जॉब के अंदर रहते हुए नए एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज को हैं उसको प्ले करने की इजाजत देते हैं, उसको फ्री हैंड दे दिया जाता है। ठीक है जी, उसको एक प्रोएक्टिव, एक इनोवेटिव, एक जॉब के अंदर रहते हुए वो इनोवेशन भी कर सकता है, वो रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर या जॉब के अंदर रहते हुए रिस्क टेकिंग क्राइटेरिया को भी अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये उसी तरह की बात कर रहा है कि डिफरेंशिएशन और कंपैरिजन कर रहा है कि अगर कोई कंपनी एंटरप्रेन्योरियल फर्म की तरफ जा रही है, अगर सपोज करें कोई ऐसी कंपनी थी जो कंजर्वेटिव, पहले पुरानी कंजर्वेटिव फर्म,
यानी कि वो लेस एम्प्लॉय इनोवेटिव नहीं थे, रिस्क एडवर्स थे, ठीक है। वेट एंड सी अप्रोच पोस्टर पे डिपेंड कर रहे थे कि जब आएगी देखी जाएगी, क्या हो गया, हमारा नुकसान तो नहीं है, कंपनी का ही नुकसान होगा, ठीक है। अगर ऐसी हैपनिंग होगी तो फिर देखेंगे, हम इस काम से बरी जिम्मे। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर फर्म होगी तो उसके अंदर फिर उस कंपनी के ओनर को भी फायदा होगा। अगर एम्प्लॉय ये समझ रहा है कि मैं पहले से ही कोई खतरा आ रहा है उस पर कोई स्ट्रेटेजी बना लूँ, दिस इज प्रोएक्टिव अप्रोच। इनोवेशन लेकर आएगा, रिस्क टेकर बनेगा, जितना रिस्क होगा वो जितना रिस्क टेकअप करेगा तो उतना उसको फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक मेजरेबल रिस्क टेक करेगा। तो ये एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स और कंजर्वेटिव फर्म के अंदर किस तरह एक कंपनी कंजर्वेटिव फर्म से एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स के तरफ जाती है, उसके बारे में कंपैरिजन है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ समझ लाके होगी। उसके बाद स्लाइड नंबर 19 पे आ जाएं जी। थोड़ा सा लाइनर दे देता हूँ, वन स्टेटमेंट, नया टॉपिक है कि व्हाट आर द प्राइमरी रीजन, वो क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसकी बिना पर, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द यू कैन से द ड्राइविंग फैक्टर्स, कि किस रीजन की बिना पर कोई भी पर्सन एक एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश करता है। वो 3 रीजन है। एक तो अपना मालिक खुद ही बनने के लिए, टू बी योर ओन बॉस। सेकंड इज टू परस्यू योर लाइफ लॉन्ग ड्रीम और यू परस्यू द थिंग यू हैव इमेजिन फॉर, किसी चीज को आपने इमेजिन किया हुआ है, उसको अपने आइडिया को परस्यू करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल रिवॉर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो जहाँ मेच्योरिटी और सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ एक एंटरप्रेन्योर जो है वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड को नहीं इतना इंपॉर्टेंस देता, वो फर्स्ट 2 चीज़ों को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। अच्छा, स्लाइड नंबर 19 एंड 20, ये उन्हीं पॉइंट्स को अगर डिस्कशन डिटेल के अंदर बताया हुआ है, तो इसके अंदर कोई इशू स्टूडेंट्स? जी जवाब क्लियर? नो सर, प्लीज। ठीक है जी। उसके बाद स्लाइड नंबर 21, characteristics of successful entrepreneur, characteristics of successful entrepreneurs। 4 characteristics उसने नॉमिनेट की हैं किंग की सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी वो कौन सी खसूसियात हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये करैक्टरिस्टिक होंगी या ये शेड करैक्टरिस्टिक होंगी जिससे एक पर्सन जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है, ठीक है। यानी हर एंटरप्रेन्योर के अंदर जो कि सक्सेसफुल हुए हैं उनमें इस किस्म की क्वालिटीज या करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। क्लियर? ठीक है। तो वो कौन सी हैं? पैशन फॉर बिजनेस, प्रोडक्ट कस्टमर फोकस, टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, एंड द लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। स्लाइड नंबर 22। अब उसी कैरेक्टरिस्टिक को वो आपसे वो डिटेल के अंदर बता रहा है, पैशन फॉर बिजनेस एंड प्रोडक्ट कस्टमर फोकस। जी, एनी क्यूरी इन दिस पैशन फॉर बिजनेस एंड प्रोडक्ट कस्टमर फोकस? जवाब समझ लगी इन पॉइंट्स की? जो दूसरा स्टूडेंट आया था, नासिर था, सॉरी क्या नाम था उसका? नासिर। हाँ जी, नासिर समझ लगी है, पैशन फॉर बिजनेस एंड प्रोडक्ट कस्टमर फोकस। ठीक है जी, शुड वी प्रोसीड ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर एंड एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। जी इसको कोई स्टूडेंट समराइज करते हैं, प्लीज समराइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई भी स्टूडेंट काइंडली इसको समराइज कर दे, पैशन फॉर बिजनेस, प्रोडक्ट कस्टमर फोकस, टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर और इंटेलिजेंस।
नासिर, आप समराइज कर सकते हैं इनको? यस सर, कैन ट्राई। सर, पैशन फॉर बिजनेस से मुराद ये है कि कोई शख्स जो है वो ट्रेडिशनल जॉब करना नहीं चाहता, तो वो मेनली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता है। और सर फिर प्रोडक्ट कस्टमर फोकस मीन के नहीं, कोई पर्सन, सॉरी सर, ट्रेडिशनल जॉब नहीं करना चाह रहा। नहीं बेटा, ये तो पैशन फॉर बिजनेस नहीं हुआ ना। पैशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैशन? सर जज्बा। यस, तो इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी कारोबार करने का जज्बा। कारोबार करने का जज्बा, कोई भी स्टार्टअप करने का जज्बा। मेरी बात को समझ Yes, लग sir. रहे हैं? ठीक है, ये नहीं है कि वो ट्रेडिशनल जॉब कर नहीं पाता, वो कर पाता है, वो कर सकता है, लेकिन द थिंग इज कि उसने किसी भी किस्म के स्टार्टअप को, उसका पैशन है, वो चाहता है कि वो कोई स्टार्टअप करे, वो सोसाइटी के अंदर उसके उस बिजनेस की बिना पर सोसाइटी का उस इम्पैक्ट पड़े, उसका बिजनेस को, उसकी भी जिंदगी चेंज हो और उसके रहने वालों के को भी वो बिजनेस इम्पैक्ट करे। ठीक है, वो उस बिजनेस को करना चाहता है, उसकी जिंदगी का एक ड्रीम है। दिस इज पैशन। ये तो नहीं है कि वो जॉब करना नहीं चाहता या ट्रेडिशनल बिजनेस करना नहीं चाहता, वो एक बिजनेस का उसमें पैशन है। आइदर वो ट्रेडिशनल है, आइदर वो न्यू है बिजनेस, कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, आइदर वो एक ग्रोसरी स्टोर भी है, लेकिन वो बिजनेस का पैशन रखता है। दिस इज पैशन। तो जब तक लगन नहीं ना होगी, वो आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर। ऐसा पर्सन आपने कोई नहीं देखा होगा, एक एंटरप्रेन्योर जिसके अंदर लगन ही नहीं है। ठीक है, वो ये तो कह दे कि मैं जी प्रोडक्ट कस्टमर फोकस हूँ, मैं एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस है मेरे पास फेलियर के बाद मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते या प्रोडक्ट कस्टमर फोकस वो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन उसके पास पैशन नहीं होगा। पैशन जो है वो जितना ये सारे जो 4 पॉइंट्स है ना, ये अगर एक एग्जिस्ट का, ऐसे नहीं है कि एक एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा, ये चारों का होना कंपलसरी है। तो जिस तरह इंपॉर्टेंस पैशन की, उसी तरह प्रोडक्ट कस्टमर फोकस की। अगर पैशन नहीं होगा तो वो कोई भी पर्सन, आप मतलब कोई हिस्ट्री उठा लें, आप एंटरप्रेन्योर के ग्रेट एंटरप्रेन्योर से लेके आज का रिसेंट जो एंटरप्रेन्योर है उनकी तरफ चले जाएं, पैशन नहीं होगा तो कोई पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, हम इसको इंग्रेडिएंट भी कह लें, हम उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक भी कह लें कि पैशन बड़ा जरूरी है। लगन, जिसको ज़ील कहते हैं, हम ज़ील कहते हैं ना, एक जिस्तजू, एक काम करने की। Yes, sir, zeal and zest. हाँ, उसके अंदर वो आगे से आगे बढ़ता है, मेहनत करता है। ठीक है, तो ये दिस इज पैशन। सेकंड, प्रोडक्ट कस्टमर फोकस। जी नासिर, ये बताएं कि सर वो उस डोमेन में काम करे जहां पर वो ऐसी चीज बना सके जो उसके कस्टमर को चाहिए। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसी चीज ना बनाए जो वो खुद सोच रहा है कि ये चीज लोगों के लिए फायदेमंद हो। यस ठीक है, सर, वो बनाए जो लोग चाहते हैं, वो ना जो बनाए जो लोग खुद चाहते चाहता है। हैं। इसी तरह उसने स्टीव जॉब्स की एग्जांपल दी कि जब उन्होंने कंप्यूटर के एक ऐसा, यानी समझा जाता है, ये मैंने वही लाइन कॉपी पेस्ट की हुई है बुक से ही। वो कह रहा है, कंप्यूटर, स्टीव जॉब की लाइन है, कंप्यूटर इज द मोस्ट रिमार्केबल टूल वी हैव एवर बिल्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट देम इन द हैंड्स ऑफ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। यानी कि सपोज करें कंप्यूटर, अगर आज से कंप्यूटर जब पहले निकला था, मैकिंटॉश आया था, विंडोज फिर आई, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग होती थी। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए थी। ठीक है, अब मेरे आप जैसा बंदा जो है वो कंप्यूटर को रन नहीं कर सकता, सपोज करें अगर उसी लैंग्वेज में होता, तो Yes, उसको sir. इतना एक्सेसिबल किया गया, इजी, उसको हम यूजर फेस, उसके विंडोज 90 पहले 95 आई, ठीक है, फिर 98 आई, फिर डेवलप होती गई। अब यूजर फेस इतना फ्रेंडली हो चुका है कि कोई अनपढ़ बंदा भी कंप्यूटर को काफी हद तक स्टार्ट चला कर सकता है। इसकी आप एग्जांपल देखते हैं कि मोबाइल फोन, Yes. यानी कि इतना उसका इंटरफेस इजी हो गए हैं कि कोई भी अनपढ़ भी लोग आप देखते होंगे कि आजकल मोबाइल यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जितने लोगों की रीच हो जाए प्रोडक्ट के, और आपने प्रोडक्ट को देखना है और प्रोडक्ट को कस्टमर के लिहाज से फोकस करना है, अपने लिहाज से नहीं फोकस करना कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इस किस्म की डिमांड है मार्केट के अंदर, या मेरा ये दिल कर रहा है कि मेरे इस तरह के फीचर्स होने चाहिए। अपना इम्पोर्टेंट, जो पर्सन लोगों के करीब होगा, लोगों को
डिजायर को समझेगा, और ऐसा एक एंटरप्रेन्योर जो कि क्राफ्ट पीपल होगा, लोगों के समझता होगा कि वो किस चीज की जरूरत है, तो वो ज्यादा जो है वो उसको कहते हैं, वो ज्यादा उसकी प्रोडक्ट जो होगी वो कस्टमर फोकस होगी, अपने घर से नहीं चीज को देखना, ठीक है। थर्ड वन इज, अच्छा ये जो है ना, ये फर्स्ट स्लाइड के ही 5 रीजंस हैं कि रीजन क्या होती हैं कि किसी भी एक एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करने के लिए पैशन क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट, तो वो पैशन को ही, उसी जो पॉइंट्स हैं उनको उस 5 के आगे 5 पॉइंट्स के अंदर आगे बता दिया। ये आप लोग गो थ्रू इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उन्हीं को ही आगे उसको एलेबोरेट किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। जी नासिर। कि सर वो रिस्क ले रहा है तो सर उसको एक फेलियर के बाद रुक नहीं जाना चाहिए, या अपना आइडिया या अपने थीम को छोड़ नहीं देना चाहिए कि नाउ दिस विल नॉट वर्क। हाँ, वो अब मार्केट में देखे, अपनी कमजोरियों को देखे, तो उसी के मुताबिक चेंजेस कर करके अपने प्रोडक्ट को दोबारा वो अगर एक दफा फेलियर हुआ है तो उस फेलियर के अंदर क्या फ्लॉस थे, क्या गलतियां थी, उनको रिमूव करके सेकंड अटेम्प्ट करें, थर्ड अटेम्प्ट करें, कभी ना कभी वो कामयाब होगा। एंड द लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। जी नो सर, जैसे निकल गया। अच्छा, इसकी नहीं समझ लगी। हेलो। नो सर। अच्छा, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस क्या होती है कि आपके पास जो सॉलिड बिजनेस आइडिया है ना, ठीक है, उसको आप किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, करेक्टरिस्टिक है। मतलब सपोज अगर जवाद सोच रहा है कोई बिजनेस आइडिया, ठीक है, जवाद के पास एक बिजनेस आइडिया है और नासिर के पास भी बिजनेस आइडिया है किसी भी किस्म का, दोनों अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हो सकता है बिजनेस आइडिया तो कंसीव कर लिया है एक पर्सन ने, जवाद ने अपना बिजनेस आइडिया दिमाग के अंदर कंसीव कर लिया, नासिर ने भी कंसीव कर लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वो भी मैटर करती है। अगर एग्जीक्यूशन जो है जवाद अच्छी कर सकता है, उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, उसने टीम भी बनाई है, न्यू एम्प्लॉयज को हायर भी किया है, उसने फाइनेंस को मैनेज भी किया है, फंड भी लेके आया है, इन्वेस्टर भी ढूंढा है, ठीक है, अपना एक प्लांट भी लगा दिया, ट्रेनिंग भी दे दिया, तो इसका मतलब है उस पर्सन के पास एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर सपोज करें नासिर आपके पास भी आपका आइडिया बहुत सॉलिड हो सकता है, आपका आइडिया यूनिक हो सकता है, आपके स्किल्स हो सकती हैं, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उसकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए वो फेलियर भी मान सकती है, ठीक है। और मार्केट के अंदर अगर एक दफा फेलियर हो गई तो कोई और इसका बेनिफिट ले जाएगा। तो एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस मतलब उसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। ओके सर। एग्जीक्यूशन मींस उसकी इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? यस सर। ये 4 पॉइंट्स हैं, दीज आर द सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद यस सर, इसमें एक पॉइंट वो नेटवर्किंग का भी आएगा या नहीं आएगा कि सर एंटरप्रेन्योर शुड बी अ नेटवर्क पर्सन? अभी ठहर जाओ, सेकंड चैप्टर में आएगी। ये वो चीजें हैं, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। सेकंड चैप्टर में एक चीज आएगी, एक टॉपिक आएगा, वो इससे बड़ा लिंक है, लेकिन जब वो आएगा मैं उसको उस वक्त बताऊंगा कि ये उससे इस और ये टॉपिक किस तरह डिफरेंशिएट कर रहा है। इसके अंदर गौर से फिर पढ़े, लिखा हुआ है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर जो कि कामयाब हो चुके हैं। एंटरप्रेन्योर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बेशुमार हो सकती हैं, ठीक है जी, लेकिन ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कामयाब हो चुके हुए हैं। अब उसने उन कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की जब स्टडी किया ना रिसर्चर्स ने, ठीक है, तो उसके अंदर ये देखा कि इस एंटरप्रेन्योर में भी यही क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस एंटरप्रेन्योर में है, इसमें भी वही क्वालिटीज हैं जो कि इस एंटरप्रेन्योर में। तो दीज आर द शेयर्ड, यानी उन्हें ये सब में मुत्तफिक पाई गई, और भी बेशुमार कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, लेकिन ये वो हैं जो सारे के सारे शेयर कर रहे हैं, यानी कंपल्सरी हैं, ये हर किसी में पाएगी। तो इसलिए उसने इन 4 को ज्यादा इंपॉर्टेंटली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कह दिया। इसी स्लाइड के अंदर अगर आप ये देखेंगे कि हम
और करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक जो है वो सेकंड चैप्टर के अंदर आएंगी। ओके सर। मिथ्स आ गए हैं जी। मिथ नंबर 1 2 3 4। जवाद ऑनलाइन। सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। 10 बजे होना है। यस ठीक है, सर। ठीक है। अच्छा, अब जो टॉपिक रह गया वो है मिथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, ये तो वैसे ही एक ओवरऑल आपने इसको व्यू करना है। बस आपको मैं 2 मिनट के अंदर मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2, सिर्फ आप लोगों को वो पॉइंट दे रहा हूँ जहां तक आपने पढ़कर आना है। ठीक है क्लास? हेलो? ओके सर, बताएं। चैप्टर 1 तो पूरा था, वहां तक हमने डिस्कशन की है। कहां तक जी? मिथ तक। ठीक है, मिथ वो तो मिथ तक हमने डिस्कशन कर लिया, और उसके बाद चैप्टर 1 की हम जो रिमेनिंग डिस्कशन थी वो कर लेंगे। और उसके बाद चैप्टर 2 में आपने पूरा चैप्टर इसको गो थ्रू करना है, स्लाइड नंबर 40 तक, यानी नेक्स्ट मंडे तक आपने इसको पूरा पढ़ कर आना है। क्लियर? ये चैप्टर आपकी ओके सर। आपके उस पे अपलोड भी हो चुका है आपके चैनल के ऊपर, और ये बुक भी अपलोड हो चुकी है जहां से ये चैप्टर लिया गया है। तो अगर कोई बच्चा डिटेल में पढ़ना चाह रहा है तो उस बुक का चैप्टर आई थिंक 2nd है, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड जनरेटिंग आइडियाज, वहां से डिटेल के अंदर इसको पढ़ सकता है। और ये उसकी स्लाइड्स भी वहां अपलोड हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीक हम रिमेनिंग चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 2 की भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अब मैं आपको इस सेशन को एंड करता हूँ, अटेंडेंस लगाता हूँ, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी हुई है। आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।